नमस्कार साथियों, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार जी। बीएड की जो श्रृंखला चल रही थी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज नई श्रृंखला आप लोगों के सामने आई हुई है। सभी प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, यह प्रश्न बीएड के लिए ही नहीं, बीएड के साथ साथ आपके पुलिस, एसएससी जीडी, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल सभी में बेहद इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। इति इन प्रश्नों को एक एक करके देखते रहते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए हुए आगे शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला शुरुआत होती है। सभी प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। देखो, मैं जाता हूँ, कौन सा लिखा है? मैं जाता हूँ। तो मैं जाता हूँ ये किस में हो जाएगा? वर्तमान काल में। किस में हो जाएगा? वर्तमान काल में। वह आ रहा है, आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल। वह पुस्तक पढ़ेगा, क्रिया के साथ गागी गे लगा है तो कौन सा हो जाएगा? भविष्यत काल। ठीक है, आगे देखते हैं। राम घर गया था। देखो, था लगा है तो या था, ई थी, ए थे लगे हैं, कौन सा हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूतकाल। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचाने। देखो, मैं घूमने जाऊंगी। देखो, जाना क्रिया के साथ गागी गे लगा है। जब गाना क्रिया के साथ गागी गे लगा है तो ये कौन सा हो जाएगा? भविष्यत काल। रोहन मुंबई गया था, या था, ये थी लगा है, कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। माँ बच्चे को पढ़ नहीं रही है, माँ बच्चे को पढ़ा रही है। यहाँ पढ़ा रही है, पढ़ा रही है तो क्रिया वर्तमान काल। वर्तमान काल अभी चल रही है तो अपूर्ण वर्तमान काल। गाय घास चरती है तो सामान्य सा काम हो रहा है कहाँ? वर्तमान काल में, तो सामान्य वर्तमान काल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? पूर्ण भूतकाल का, देखो, वे आए थे और वे गए थे, वे सोकर उठे और वे खा रहे थे। देखिए, पूर्ण भूतकाल की बात पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर ए, वे गए थे, ये कैसा हो जाएगा? पूर्ण काल। और वे गए, ये कैसा हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। कुछ हमने तरीका याद करवाए थे, अगर आपको याद हो कि या आ ई ए, या ई ए के साथ अगर कुछ ना लगा हो तो सामान्य वर्तमान का भूतकाल होता है, और अगर है हो लगा हो तो आसन्न भूतकाल होता है, और अगर गागी गे लगा हो तो संदिग्ध भूतकाल होता है, और अगर आ ई ए के साथ था थी थे लगा हो तो पूर्ण भूतकाल होता है। चलिए आगे चलते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए
होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है निपात। क्या कहा जाता है? निपात। निपात वाक्य के अंग नहीं होते हैं किंतु वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है और यदि इनसे हटा दिया जाए तो वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और निपात के रूप में हमने आपको दो शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताए थे, ही और भी। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया है? देखो, लड़की सुंदर है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, या खिलाड़ी की विशेषता बताई जा रही है, ऊपर लड़की की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन पूछा गया है क्रिया विशेषण। इस बारिश में बहुत ओले पड़े। देखो, कितने ओले पड़े? बहुत ओले पड़े। तो पढ़ना क्रिया की क्या बताई जा रही है? विशेषता नहीं, सॉरी, मैदान हरा भरा है। तो यहाँ भी वाक्य ऊपर वाले में भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, लेकिन केवल यही ऑप्शन बच रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी में गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी में गुणवाचक विशेषण है, और ऑप्शन नंबर सी इस बारिश में बहुत ओले पड़े, यहाँ परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण होता है, जो कि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ओलों को हम गिन सकती है। लेकिन ओले पड़े हैं तो ओले पड़ना एक साथ प्रयोग हुआ है। हाँ, सॉरी, इस बारिश में ओले पड़े हैं तो ओले पड़ना एक साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए हो जाएगा यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। मनोभावों को प्रकट करने के लिए जिन अविकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है विस्मयादिबोधक अव्यय। क्या कहा जाता है? विस्मयादिबोधक अव्यय। मन भाव का मतलब जैसे हृदय, घृणा, प्रेम, आश्चर्य आदि के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह कौन सा हो जाता है? विस्मयादिबोधक अव्यय। आगे चलते हैं। मोहिनी तेज दौड़ती है। तो देखो, यहाँ दौड़ना क्रिया के पहले तेज लगा है, तो दौड़ना क्रिया की क्या बता रही है? विशेषता बता रही है। अब देखो, वह मोहिनी तेज दौड़ती है, ये चलने का स्थान है नहीं, समय है नहीं, तो ये क्या है? चलने का एक तरीका है। तो जब तरीका है तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं। निम्न वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? देखो, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्रिया पदबंध क्या है? उड़ रहे हैं। ये देखो, क्रिया से जुड़ा है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। उड़ रहे हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? देखो, जो क्रिया को बांधे रहता है उसे क्रिया पदबंध कहा जाता है। आसना सिलाई का काम करती है, तो सिलाई का काम, अब देखो यहाँ काम करती है और करती है, तो क्रिया क्या हो जाएगी? अगर पूरा देखा जाता तो सिलाई का काम एक कार्य हो जाएगा, तो करती है ये क्या हो जाएंगे? क्रिया पदबंध। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देखो, असाह की बात आजकल नहीं सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, ये किसकी क्या है? यहाँ सुनी जाती है, तो सुनी जाती है क्या हो जाएगा? क्रिया। तो यह क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? माँ बच्चे को खाना खिला रही है। देखो, बच्चे को खाना खिला रही क्या होती है? क्रिया होती है, तो यहाँ कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया पदबंध। आगे देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य में क्या पूछा जा रहा है? तो प्रश्न पूछा जा रहा है। वाक्य कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। और विशेष रूप से समझ लेना कि अगर पूछे जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं,
चीज दिमाग में याद कर लेना। अभी अर्थ के आधार पर अर्थ के अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। ठीक है। प्राणदा के लिए अनेक शब्द। देखो, प्राण देने वाली दवा, प्राण के साथ क्या लगा है? दा, तो क्या हो जाएगी? प्राण देने वाली दवा। जो कम खर्च करता हो उसे कहा जाता है मितव्ययी। ठीक है। और जो बहुत कम खर्च करता हो उसे कहा जाता है कंजूस, और कंजूस का ही पर्यायवाची होता है मक्खी चूस। और लगे हाथों आप लोग बता ही दो कि मक्खी चूस में कौन सा समास है? मक्खी में कौन सा समास है? ठीक है। आगे देखते हैं। सब प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट हैं, एक एक करके देखते रहते हैं। ठीक है। जो कम खर्च करता हो उसे कहा जाता है प्रज्ञाचक्षु। उसे क्या कहा जाता है? जो कम खर्च करता हो उसे कहा जाता है मितव्ययी। अगला है प्रज्ञाचक्षु। प्रज्ञाचक्षु का मतलब होता है जिसकी बुद्धि ही नेत्र हो। तो बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे कहा जाता है प्रज्ञाचक्षु। उसे क्या कहा जाता है? प्रज्ञाचक्षु। ठीक है। आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे कहा जाता है अनुपम। ऑप्शन नंबर बी, अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला या कम ज्ञान वाला। अनुयायी का मतलब होता है पीछे चलने वाला। आगे देखते हैं। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बढ़ती है। देखो, जीने की इच्छा, तो इसके लिए शब्द क्या हो जाता है? जिजीविषा। और ऐसे ही समझ लो आप, अगर कहीं आपको इच्छा देकर प्रश्न पूछा जा रहा है तब वहाँ होती है आ की मात्रा। और अगर कहीं वही प्रश्न आपसे इच्छा देकर न पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि जीने की इच्छा रखने वाला, क्या पूछा जाए? जीने की इच्छा रखने वाला, तब वहाँ जिजीविषा नहीं होगा, तब वहाँ हो जाएगा जिजीविषु। क्या हो जाएगा? जिजीविषु। अगर कोई जीने की इच्छा रखता है तो इसका मतलब है कि इच्छा पर पड़ते हैं डंडा, और अगर उसके बाद भी वो इच्छा रखता है तो वो कैसा है? उल्लू। आगे देखते हैं। ये जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे कहा जाता है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर बी। और जिसका संबंध धर्म से हो उसे कहा जाता है धार्मिक, और जिसका संबंध शास्त्र से हो उसे कहा जाता है शास्त्रीय। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा उसे कहा जाता है आत्मकथा। क्या कहा जाता है? आत्मकथा।
और अगर यही कोई आत्मकथा दूसरा व्यक्ति लिखे तब इसे कहा जाता है जीवनी। चलिए आगे देखते हैं। आदमी बनना किसी अन्य आदमी का, किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन होना, ठीक है, नहीं। अच्छा आदमी जैसा दिखना, नहीं। अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। देखो आदमी बनने मतलब क्या होता है, अच्छा व्यवहार सीखना, ठीक है। आगे देखते हैं। आँख खुलना, आँख खुलना का मतलब होता है ज्ञान होना, ज्ञान होना। कहते हैं अब ज्ञान हो गया, मतलब अब उसकी आँख खुल गई है। तो आँख खुलने का मतलब क्या होता है, ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब क्या होता है, नेकी का मतलब अच्छा करने के बाद दरिया में डाल देना, उसे बेकार कर देना। तो उम्मीद करके, उम्मीद की मदद करना, नहीं। घृणा के बदले प्रेम करना, नहीं। उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, क्योंकि अब इसे किस में डाल दिया हमने, दरिया में, मतलब बात को क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी। चिराग तले अंधेरा, मतलब क्या होता है, दीपक तले अंधेरा। तो अपने आसपास की परवाह न करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरों लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोषों को न देख पाना। तो देखो निकट जो अपने दोष हैं उन दोषों को न देख पाना क्या होता है, दिया तले अंधेरा होना, अपने आप को ही न पहचानना। आगे चलते हैं, प्रश्न देखते रहते हैं, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक एक करके देखते रहते हैं। हथकड़ी में समास, तो देखो हाथ के लिए कड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष, सॉरी संप्रदान तत्पुरुष। आगे देखो, स्नेह मगन, तो स्नेह में मगन, स्नेह में मगन, तो कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। कमल नयन, तो कमल के समान नयन। अब यहाँ देखो ऑप्शन कहीं कर्मधारय दिया नहीं गया है, तो कमल नयन शब्द नहीं होगा, कमल नयन ही होगा। कमल नयन कहा जाता है भगवान विष्णु जी को। तो इस कंडीशन में इसका आंसर बहुब्री हो जाएगा, लेकिन वैसे वास्तविक आंसर कमल नयन का कर्मधारय समास है। आगे चलते हैं, प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, देखते रहो एक एक करके, ठीक है। जिन समासिक पदों में पहला पद संख्या हो और दूसरा पद विशेषण हो, वहाँ देखो हमने क्या बताया था, देगु समास। देगु शब्द का हमने आपको कुछ शाब्दिक अर्थ भी बताया था। बोलो, देगु शब्द का अर्थ क्या बताया था हमने, दुई प्लस गु, क्या बताया था, दुई प्लस गु। दुई का मतलब होता है दो और गु का मतलब गाय, तो दो गायों के समूह को क्या कहा जाता है, द्विगु समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान। बहुब्री समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। आगे देखो, और अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। अगला देखो, राज दरबार, राज दरबार का मतलब क्या हो गया, राजा का दरबार, तो तत्पुरुष समास।
ये वाला यथासंभव बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं यथा, ठीक है, यथा अनु प्रति हर भर बे बा आ यावत तावत उपसर्ग हो तो वहाँ हमेशा यावत तावत उपसर्ग हो तो वहाँ हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, पूर्व पद गौड़ का मतलब व्यर्थ हो, वहाँ कौन सा हो जाता है? तत्पुरुष समास। तो लगे यहाँ तो बता ही दो, पदों की प्रधानता के आधार पर पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के हैं? ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कई बार पढ़ाया हुआ हमारा प्रश्न है। जिस समास में कर्मधारय समास उसके ऑप्शन कट गए हैं तो इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये भी ऑप्शन कटे हुए हैं तो ये भी छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देखो, सन्निधि, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। इसकी वर्तनी कैसी है? एकदम शुद्ध है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्द का शुद्ध शब्द का चयन करो। तो देखो, ज्योतिष्णा, ये बहुत बार लिखवाया हुआ शब्द है और आंसर हो जाएगा ए। पुण्य में क्या होता है? इड़ा बनता है। उन्नति में ता पर छोटी की मात्रा होती है। क्षमा में छा बनता है। अगर देखो, अशुद्ध शब्द का चयन करो। देखो, पूर्ण सही है, परिस्थिति सही है, प्रशंसा सही है। अशुद्ध क्या हो जाएगा? पूज्य। पूज्य नहीं, पूज्य होता है। और पूजनीय जब लिखते हैं तो जा पूरा हो जाता है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखिए। तो देखो, वाल्मीकि, का पर छोटी की मात्रा और माँ पर बड़ी की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करो। देखो, प्रादेशिक, या एक है तो यहाँ आ होगा, सही है। माधुर्य, माधुर्य भी सही है। व्याप्त, व्याप्त भी सही है, लेकिन यहाँ एक है तो यहाँ प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक होता है। प्रापर आ का डंडा होता है जो कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते रहते हैं आगे चलकर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करो। देखो, उत्तरदायी, तो उत्तरदायी ऑप्शन नंबर डी। वर्तनी देखो आप बेहद इंपॉर्टेंट है और सभी आई हुई वर्तनी है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करो। देखो क्या हो जाएगा? अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए। संधि अध्ययन की क्या हो जाएगी? आदि प्लस आयन। सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि अध्ययन में कौन सी संधि है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गृणा का विलोम क्या होता है? देखो क्या पूछा है, गृणा का विलोम क्या होता है?
तो घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम। जब घृणा की जाएगी तो उससे नफरत भी की जाएगी, तो घृणा की जाएगी तो उसे प्रताड़ना भी दी जाएगी। लेकिन घृणा का पूछा क्या है विलोम, तो क्या होता है? प्रेम। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं ऋजु का विलोम क्या है। तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि ऋजु का विलोम क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यांतर का विलोम क्या होता है? तो अभ्यांतर का वैसे वास्तविक विलोम होता है बाह्यांतर, लेकिन बाह्यांतर यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाह्य। ये विलोम बेहद इम्पोर्टेंट है और पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है। पिछली बार भी पूछा गया था पीसीएस में। मर्सण का विलोम क्या होता है? तो मर्सण का विलोम होता है रूक्ष। नंबर बी आपका एकदम सही है। अनुरूप का विलोम क्या होता है? तो अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं। चिरंतन का विलोम क्या होगा? तो चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? तो अनिवार्य का विलोम होता है वैकल्पिक। वैकल्पिक या ऐच्छिक। वैकल्पिक या ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक या ऐच्छिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, आप जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वह चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और आपके मित्रों को, सभी लोगों को लाभ हो सके। यह चैनल आप लोगों से ही चल रहा है। आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। ऐसे ही रिजल्ट अगर आते रहेंगे तो चैनल चलता रहेगा। अगर रिजल्ट में कमी होगी तो चैनल किस प्रकार चलेगा। ठीक है, ये तीसरी आज की क्लास यहीं विश्राम दी जाती है। ओके, धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी कल।